रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। कराची का एक लोकल डॉन था, वो इस वक्त बॉलीवुड की जान बना हुआ है। लेकिन ये जो रहमान का किरदार इन्होंने लिया है ना, उसमें जो है हो सकता है कि वो रहमान डकैत को जो है वो कहीं बीएलए से लिंक्ड दिखाएं। दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है, कराची में है, कराची में है। इंडिया ने हमेशा दावा किया। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद इब्राहिम अरशद पप्पू के लोग मामा फैजू को एक आल्टो कार में डालकर अगवा करके ले जाते हैं। मामा फैजू उजैर बलोच का बाप था। उजैर बलोच जो रहमान डकैत के बाद लियारी गैंग का सरबराह बना। लियारी का अवाम मेरे साथ है। अपने बाप के मर्डर के बाद उसने रहमान डकैत को ज्वाइन किया। एमक्यूएम के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था कि उसे कंट्रोल करे। उन्होंने ये किया कि एक पुलिस फोर्स बनाई, उसका सरबराह मुकर्रर किया चौधरी असलम को। मैं इतना कार्रवाइयों पे डरने वाला नहीं हूँ। मैं इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला। 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और पुलिस को नाकाम वापस लौटना पड़ता है अपने 4 साथियों की लाशों के हमला। अब ये जो है ये बेसिकली चौधरी का जो एक पूरा कैरियर था उस पे एक बहुत बड़ा दाग लग गया। ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, इनके साथ टीटीपी है, इनके साथ बीएलए है, ये सारे मिलके पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। रहीम को पुलिस मुकाबले में मारा गया। रहीम रहमान का जो है वो सोतेला भाई था। ये खून का बदला खून था। रहमान के बाहर आने के बाद जो है वो भी एक इदारे की कार्रवाई थी, आईएसआई की और सीआईडी की, जिसमें जो है वो लियारी के इलाके नयाबाद में एक फ्लैट से अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है और पीछे इकलौता डॉन बचता है रहमान डकैत। बीबी जो है वो मुल्क वापस लौटना चाहती थी। बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को रहमान की जरूरत थी और रहमान को जो है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, और दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को पूरी तरह से पूरा किया। बीबी एयरपोर्ट से निकलती है, शाहर फैसल के रास्ते बिलावला हो जा रही होती है, बेपनाह रश होता है। इसी दौरान जो है वो कारसाज के मुकाम पर एक खुदकुश हमला होता है। चौधरी को भी जो है वो गो हेड मिला कि अब आपने रहमान के ऊपर काम करना है। और फिर कराची के इलाके मलीर में लिंक रोड पर एक पुलिस मुकाबले की खबर आती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द करंट। हमें एपिसोड बनानी पड़ रही है बिकॉज भारत ने एक दफ़ा फिर से वही किया जो हमेशा से करते हैं। एक दफ़ा फिर से अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए, और इस टाइम उन्होंने हमारे ही इलाके को उठाया, हमारे ही लोगों को उठाया, हमारी तारीख को उठाया और ख़ुद नरेट करने की कोशिश की। भाई हम लोग बैठे, हम लोग बेहतर नरेशन कर सकते हैं नहीं? अच्छा, कर सकते हैं। फॉर दैट टुडे आई रीच्ड आउट टू फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम भाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताऊँ। He has been covering crime for almost 3 decades now. तो to those of you जो हमारी इंडियन ऑडियंस, अगर आप सुने और आप कहें कि भाई ये बंदा क्यों बात कर रहा है, तो इसलिए बंदा बात कर रहा है भाई 3 दहाइयों से बॉर्न रेज्ड इन कराची, कराची में ही है, कराची के ही एक बड़े इदारे में काम कर रहे हैं बड़े अरसे से, और 3 दहाइयों से क्राइम को ही कवर कर रहे हैं एंड ही होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द होल स्टोरी। फ़हीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑलवेज वेलकम ब्रदर। राइट, सो धुरंधर रिलीज़ होती है, रणवीर सिंह हमें नज़र आते हैं और भाई वो खून खराबा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को पहले फ़तह करते हैं, वो उनके स्पाइस जो हैं वो हमें उल्टा देते हैं, हमारी एजेंसियों को तबाह कर देते हैं, कभी लाहौर पोर्ट भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इससे इस दफ़ा हट कर लियारी गैंग वॉर को वो नरेट कर रहे हैं। उनकी नरेशन तो जब उनकी मूवी रिलीज़ होनी है हम लोग तब देख लेंगे कि उसमें किस हद तक प्रोपेगेंडा है। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू फ़हीम सिद्दीकी कि आप हमें बताएं कि लियारी गैंग वॉर एक्चुअली में व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इसकी हिस्ट्री है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि इंडिया ये सब क्यों कर रहा है और क्या उनके पास क्या आइडियाज खत्म हो गए हैं, मेरे ख्याल में तो शायद वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब वो जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि जनाब कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए जो है 2 काम हो जाए। एक तो किसी हद तक जो है उनकी ऑडियंस जो है वो उसे ग्रैब करने में कामयाब हो जाए, और दूसरा उनका ये होता है कि किस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर गंद उछालने में कामयाब हो जाए। देखिए, ये जो आदित्य दहर साहब है ना, जो ये फिल्म बना रहे हैं, इससे पहले भी इनकी 2 फिल्में हैं। एक फिल्म इन्होंने उड़ी का जो 2016 में स्ट्राइक हुआ था, उसके ऊपर जो इन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मूवी बनाई थी। उसके बाद जो इन्होंने एक आर्टिकल 370 के नाम से भी फिल्म बनाई थी जो कश्मीर को लेकर बनाई थी। तो 2 फिल्में ही हजरत जो है वो पहले भी बना चुके हैं, और उन 2 फिल्मों में से एक के ये स्क्रीन राइटर थे और दूसरी जो इन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है, इसके ये स्क्रीन राइटर भी हैं, इसके ये हजरत डायरेक्टर भी हैं, इसके ये हजरत प्रोड्यूसर भी हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसका माइंड ही यही है कि उसने एंटी पाकिस्तान मूवीज बनानी है, तो आप उससे फिर क्या तवक्को रख सकते हैं। लेकिन हमें तो चलें यह है कि जो कराची का एक लोकल डॉन था वो इस वक्त बॉलीवुड की जान बना हुआ है और बॉलीवुड को जो उसे लेना पड़ गया है। लेकिन ये जो रहमान का किरदार इन्होंने लिया है ना,
इसके पीछे जो मुझे लगता है, उसकी दो चीजें जो मुझे लगता है कि वो हो सकती हैं, और मुमकिन है कि अगर वो उसमें इनकी मूवी में हुई तो मुझे उस पर यकीन कोई ताज्जुब नहीं होगा, कोई हैरत नहीं होगी। एक तो जो इंडिया का एक है कि जनाब वो बीएलए को इस्तेमाल करता है, बीएलए को पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातों में जो उसको उसकी सहूलतकारी करता है, उसमें जो है हो सकता है कि वो रहमान डकैत को जो है वो कहीं बीएलए से लिंक्ड दिखाएं। हालांकि ओके। ये इल्जामात रहमान के ऊपर उसकी जिंदगी में भी लगे 2004 में, 2006 में, और फिर जब उसका पुलिस इनकाउंटर होता है 2009 में, तो उसके इल्जामात की तरदीद की, और उसके मरने के बाद जो है उसके करीबी दोस्त, उसके करीबी साथी भी जो है इससे इनकार करते हैं कि वो कभी पीएलए से उसका कोई लिंक रहा। दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर वो जो है इस मूवी में हुई, और मुझे उम्मीद है, बल्कि काफी हद तक यकीन है कि वो होगी, और वो ये, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन है बॉम्बे का, दाऊद इब्राहिम, जिसके ऊपर जो बॉम्बे बम धमाकों का भी इल्जाम लगाता है इंडिया, उसके हवाले से पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी का इंडिया ने हमेशा दावा किया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है, कराची में है, कराची में है। और एक बात जो उनका मीडिया, उनकी इस पूरी जो उनका जो बयानियां है इसे टो करते हुए, जो बात पिछले दिनों में खास तौर पे देख रहा था इंडियन कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से, कि जनाब दाऊद इब्राहिम के भाई को कराची में एक दफा रहमान डकैत ने कत्ल कर दिया। अब ये जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे यकीन है कि ये भी जो है वो इनकी इसको ये जो भी इनकी पाकिस्तान पर गंद उछालने की एक कोशिश है, इसमें ये पार्ट होगा, लेकिन ये फिक्शन से ज्यादा नहीं है। रहमान कोई इस लेवल का गैंगस्टर नहीं था कि जनाब वो जो है कोई बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के डॉन से भिड़ जाए, और फिर सबसे बढ़कर वो तो इससे ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की है कि वो कराची में है। ये सब एक फिक्शन है और कुछ भी नहीं है। रहमान कराची में लियारी के इलाके में पैदा हुआ, एक तंग गलियों में एक घर, जो खुद भी एक मंशियात फरोश का घर था, वहां पर जो है उस इलाके में जो है अगर हम ये कहें कि जुए और सट्टे का अड्डा या मंशियात फरोशी जो है वो कोई जुर्म नहीं समझी जाती थी। और खास तौर पर जो ये दाद मोहम्मद उर्फ दादल था, इसके घराने में तो ये किसी भी तरह से जुर्म था ही नहीं। ये दाद मोहम्मद उर्फ दादल जो रहमान का बाप था, ये बेसिकली चार भाई थे, दाद मोहम्मद उर्फ दादल, फतेह मोहम्मद सॉरी शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, ताज मोहम्मद उर्फ ताजू, और बैग मोहम्मद उर्फ बेकल। इनके बाप का जो वहीं नेपियर रोड के ऊपर जो एक बर्फ डिपो था, और उस दौर में जिस वक्त जो है ये पीपल्स पार्टी को 70s की दिहाई में उरूज नहीं मिला था, उससे पहले तक जो है ये बिल्कुल एक लोकली जो एक पॉलिटिक्स होती है उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जब 70 की दिहाई में पीपल्स पार्टी को उरूज मिला तो ये पूरा घराना जो है वो जाकर पीपल्स पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब बाद में ज़ियाउल हक ने जो है वो ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम पर जो है वो एक भुट्टो की हुकूमत जो बरतरफ की, भुट्टो को गिरफ्तार किया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हुआ, तो उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें रहमान का बाप जो है वो दाद मोहम्मद उर्फ दादल भी गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये उन दिनों बीमार था, जेल चला गया, और फिर जेल में ही इसकी डेथ हो गई। अच्छा, इससे पहले जो है जेल जाने से पहले जो है वहां पे गैंग वॉर तो रहती थी लियारी में हमेशा, जाहिर है जहाँ पे जो है वो मंशियात, जुए और सट्टे के अड्डे के मामलात हों, वहां पर मुख्तलिफ गैंग्स होते हैं और ये गैंग्स आपस में लड़ भी जाते हैं। तो इसके जेल जाने से पहले की ही बात है कि एक और नाम हुआ करता था लियारी का, बाबू डकैत। बाबू डकैत और दाद मोहम्मद के भाइयों में झगड़ा हुआ, और जिसमें बाबू डकैत के हाथों जो है वो ताज मोहम्मद और ताजू जो है वो मारा जाता है। इसके बाद जो बाबू डकैत गिरफ्तार होता है वो भी जेल चला जाता है। बाबू डकैत जब बाद में बाहर आता है तो उसके बाद जो इनका एक तरह का सुलहनामा भी हो जाता है, लेकिन बाद में जो चीजें कुछ और भी इसमें डेवलपमेंट होती है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये वो वक्त था जब जो रहमान जो है वो बड़ा हो रहा था, 18-19 साल का नौजवान था उस वक्त। और लियारी में का जो मैंने माहौल बताया, लियारी चूंकि एक कराची पोर्ट से बहुत करीब है, और बस यही लोग जो हैं वो बेसिकली पोर्ट के ऊपर काम भी करते थे, जो लियारी की बस्ती के लोग थे, और यही लोग जो है वो समंदर में जाकर जो है वो मछलियां वगैरह पकड़ना और इस तरह के काम भी जो है वो यही लोग किया करते थे। तो जो बहरी जहाज आकर कराची पोर्ट पर लगा करते थे, तो जो उनका गैर मुल्की अमला होता था उसे शराब या दीगर नशा अगर चाहिए होता था तो वो लियारी का ही रुख करते थे। तो ये बेसिकली मैंने बताने की कोशिश की है कि लियारी का उन दिनों का पस मंजर क्या था। ठीक है। तो उस वक्त ये जब रहमान बड़ा हो रहा था तो उसने वहां का एक गैंग था जो आरिफ बलोच का गैंग था, बेसिकली उसने उसे ज्वाइन कर लिया था। आरिफ बलोच, उसका भाई रऊफ बलोच उस इलाके के एक समाजी और सियासी शख्सियत भी था, जो बाद में जो जिसने बल्दियाती इंतखाबात भी लड़े और वहां पर जो है लियारी का नाजिम भी मुंतखब हुआ यूसी का। तो ये बेसिकली उनके गैंग्स को ज्वाइन कर चुका था, और वही छोटे मोटे जुराइम शुरू में
कि जनाब मंशियात बेच दी, जुआ और सट्टे के अड्डे से जो है उसको देख लिया, भत्ता ले लिया, किसी को डरा धमका दिया, इस तरह के जुराइम वो किया करता था। उन्हीं दिनों जो है कराची का ये इलाका लियारी, वहां पे एक थाना था कलाकोट, उसके एसएचओ थे अतर रशीद भट्ट जो बाद में एसएसपी बनकर रिटायर हुए। उनका आरिफ बलोच से इनकाउंटर हो जाता है। इस इनकाउंटर में आरिफ बलोच मारा जाता है। आरिफ बलोच के मारे जाने के बाद उसकी गैंग की कमान जो है वो रहमान संभाल लेता है, और रहमान पहली बार जो है वो कोई गैंग लीडर के तौर पर जो है वो सामने आता है। अच्छा, ये वो वक्त था कि जब लियारी में जो है वो एक तरह का जो है वो गैंग वॉर इस तरह इस लेवल का नहीं था कि जनाब जिस लेवल का बाद में शुरू हुआ। बाबू डकैत वालों से जरूर एक झड़प रही थी माजी में, लेकिन चूंकि वो भी तस्फिया हो गया था, तो इस वक्त जो है सिचुएशन ये थी कि किसी हद तक जो है वो बस अपने अपने अड्डे चलाने की बात हो रही थी। ये लियारी को अगर मैं कराची वाले तो किसी हद तक समझते हैं, लेकिन चूंकि आपके व्यूअर्स और चाहे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होंगे और खासतौर पर इंडिया में भी होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कराची का जो इलाका लियारी है, इसके दरमियान से एक लियारी नदी गुजरती है। लियारी नदी के दूसरी जानिब जो है वो मेवाशाह कब्रिस्तान और जहानाबाद और पाक कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर भी एक गैंगस्टर हुआ करता था, उसका नाम हाजी लालू था। जहानाबाद और पाक कॉलोनी और मेवाशाह के साथ का जो इलाका है वहां का वो बेसिकली एक गैंगस्टर था, और उसके भी जुआ और सट्टे के अड्डे थे। लालू के और रहमान डकैत के बाप दाद मोहम्मद उबदादल के एक दौर में अच्छे ताल्लुकात रहे थे, और ये अच्छे ताल्लुकात इस लेवल के ताल्लुकात रहे थे कि हाजी लालू ने एक मरतबा जब रहमान के एक कजन को कराची के इलाके डालमिया जो है लियारी से काफी दूर है, लेकिन वो भी एक बलोच आबादी थी, और वहां पर भी जो है वो किसी हद तक जो है वो माहौल लियारी से मिलता जुलता ही था। तो वहां पर जो है एक दफा रहमान के कजन को, यानी उसके चचा के बेटे को जो है वो सलमान ब्रोही नामी एक गैंगस्टर के बेटे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त हाजी लालू ने जो है वो जिरगा करके ये कसम खाई थी कि हम फतेह मोहम्मद के कत्ल का बदला लेंगे। फतेह मोहम्मद जो शेर मोहम्मद का बेटा था। तो बाद में हाजी लालू के लोगों ने जाकर वहां पर सलमान ब्रोही को बाकायदा तौर पर कत्ल किया था। यानी इस लेवल के ताल्लुकात थे हाजी लालू और दाद मोहम्मद उबदादल और के घराने के दरमियान। फिर जब ये रहमान बड़ा हुआ और बड़ा हो रहा था, और उस वक्त जो है वो एक तरह से इसने आरिफ बलोच की गैंग की जो है कमान संभाल ली थी, इन दिनों जो है हाजी लालू ने रहमान के ऊपर हाथ रखा, और हाथ इस तरह से रखा कि उसने उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए उसकी शादी भी जो है उस घर में कर दी जहां वो अपने एक बेटे की पहले शादी कर चुका था, जिसका नाम अरफात था। यानी अरफात जो हाजी लालू का बेटा और रहमान ये आपस में हमजुल्फ भी हो गए थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है वो नजर ये आता है कि 93 में जो है जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत दोबारा आती है, तो जो कराची ऑपरेशन 92 में शुरू हुआ था, वो 93 में जो है वो जो वफाकी वजीर दाखिला बनाए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनरल टायर नसरुल्लाह बाबर ने कराची ऑपरेशन की कमान संभाल ली। अब सारा इल्जाम उस ऑपरेशन को लेकर ये था एमक्यूएम की जानिब से खास तौर के ऊपर कि जनाब ये ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है। अब ये था कि किसी तरह से इस तासुर को जायल किया जाए, तो उसके ऊपर ये डिसाइड हुआ कि वो जो छोटे छोटे गैंग्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में हैं, उनके जो छोटे छोटे डॉन्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उस पर जो है रहमान डकैत को मांगा गया हाजी लालू से कि आप रहमान डकैत को हमारे हवाले कर दें। हाजी लालू के लिए नसीरुल्लाह बाबर को टालना आसान नहीं था, और वो उस वक्त खुद भी जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करके बैठा हुआ था हाजी लालू। उसने जो है वो फिर कड़वा घूंट पिया और उसने अपने बेटे अरफात और रहमान डकैत की गिरफ्तारी जो है वो एक तरह से पेश की। लेकिन ये बात उसने इन दोनों को बताई नहीं। उसने अपने बेटे अरफात के साथ रहमान को मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा जहां पुलिस पहले से मौजूद थी, और उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इससे आगे की जो कहानी है वो लालू को नहीं पता थी। डिसाइड ये हो गया था कि इन दोनों को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, और ये बात लालू को नहीं बताई गई थी। लेकिन उस रोज जो है वो रहमान की किस्मत जो है उसका साथ दे गई। जिस वक्त रहमान को और अरफात को मेवाशाह कब्रिस्तान से पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहां पर तदफीन के लिए कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने ये पुलिस की कार्रवाई देख ली थी। उन्होंने इसकी इतला जो है रहमान की फैमिली को दी। रहमान की फैमिली के, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो है वो कराची की एक मशहूर सियासी फैमिली से अच्छे रवाबित रहे थे, और ये वो सियासी फैमिली है जिसका एक फर्द जो है वो गवर्नर भी रह चुका है। तो वहां पर राब्ते किए गए, और उस रोज जो है वो रहमान की एक तरह से मैं समझाऊंगा कि जान बख्शी हुई, और उसको जो है वो पुलिस मुकाबले में कत्ल नहीं किया गया, मारा नहीं गया, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रहमान और अरफात दोनों जेल चले गए। जब रहमान और अरफात दोनों जेल चले गए तो अब हाजी लालू ने कुछ अरसे के बाद अपने बेटे अरफात की तो जमानत करा ली, लेकिन रहमान की जमानत नहीं कराई। अच्छा, उस दौर में जिस शख्स के खिलाफ भी असला एक्ट का मुकदमा हो जाए
उसकी जमानत तो समझ लें होती नहीं थी, क्योंकि बाकायदा एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना ली थी कि जिसके खिलाफ असला एक्ट का मुकदमा होगा वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो बराह रास्त होम डिपार्टमेंट के अंडर में थी, और होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये पॉलिसी थी कि जनाब आप जमानत नहीं देंगे असला एक्ट के मुकदमात में। अरफात की जमानत हो जाती है किसी वक्त, लेकिन रहमान डकैत की जमानत नहीं होती। रहमान की जमानत नहीं हो रही थी और हाजी लालू उसकी जमानत कराना नहीं चाहता था। उस वक्त रहमान ने जो है वो हाजी लालू को कई दफा पैगामात भेजे कि मेरी जमानत का इंतजाम किया जाए और उसके लिए वो रकम इस्तेमाल की जाए जो मैंने आपके पास रखवाई हुई है। अब बताने वाले बताते हैं कि वो रकम उस दौर में भी वो 1 करोड़ रुपए की रकम थी। 90s की दिहाई में 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा। लेकिन जवाब में जो है वो जवाब में हाजी लालू ने जो है वो रहमान को जो एक तरह से ठेंगा दिखा दिया। उसने कहा कि कौन सी रकम भाई, मेरे पास तो कोई रकम नहीं है तुम्हारी। यहां से बेसिकली जो है वो रहमान के दिल में जो है वो हाजी लालू के लिए बुराई आई। अच्छा, रहमान ये करता था कि वो जब सिटी कोर्ट आता था, उसके जो केसेस थे उसके ऊपर जो बनाए गए थे, उनमें उसे जेल से जब सिटी कोर्ट लाया जाता है तो सिटी कोर्ट का जो महल वकूअ है वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सिटी कोर्ट और लियारी के दरमियान कुछ बहुत ज्यादा फासला नहीं है। ठीक है। और होता यह था कि जब रहमान को सिटी कोर्ट लाया जाता था तो वो सिटी कोर्ट के बजाय जो है वो अपने घर पर जाया करता था। वहां हाजिर लगा दी कोर्ट में, अदालत में, उसके बाद वो घर चला गया, या पहले घर चला गया फिर जाकर हाजिर लगा दी। इसके लिए वो जो जेल का अमला था उसको ज़ाहिर रिश्वत दिया करता था, फैसिलिटेट करता था उन्हें। 97 में इसी तरह जो है एक रोज रहमान जेल से आता है सिटी कोर्ट के बहाने और अपने घर चला जाता है। वो दोनों अहलकार जो उसको लेकर आते हैं वो बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है वो रहमान के गैंग के लड़के आके उन्हें कुछ रकम देते हैं और कहते हैं कि आप चले जाएं, रहमान अब आपके साथ नहीं जाएगा, वो तो बलूचिस्तान चला गया है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो उसकी कहानी बनाई गई, पुलिस की जानिब से इसकी कहानी बनाई गई वो ये थी कि रहमान सिटी कोर्ट में पेशी के मौके पर अपने साथियों से की मदद से जो है वो फरार हो गया। रहमान कोई 2.5 साल जो है वो जेल में रहा, और इन 2.5 सालों के दौरान जो है वो जो उसका लियारी पे कंट्रोल था वो काफी हद तक वीक हुआ था। हाजी लालू के गैंग ने, जो अब उसका बेटा अरशद पप्पू और अरफात जो है जो उसे चला रहे थे, उन्होंने लियारी पर अपना असर रसूख जो वो बढ़ाया था। बाबू डकैत वालों ने अपना असर रसूख काफी बढ़ा लिया था। तो रहमान ने फिर आकर जो है वो दोबारा से अपना वहां पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में जो गुस्सा था हाजी लालू के खिलाफ वो था, और उसका उसने इजहार इस तरह किया कि उसने एक रोज एक इनायत नामी शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया। अब ये इनायत कौन है ये भी इनायत कौन है? इनायत इनायत जिस तरह से रहमान जो है हाजी लालू के बेटे अरफात का हमजुल्फ था, और अरफाती और अरफू की जो बहन बीवियां थी दोनों भी सगी बहनें थी, यानी इनायत हमजुल्फ था अरशद पप्पू का। इनायत का कत्ल जो है वो ज़ाहिर है हाजी लालू के गैंग को, अरशद पप्पू के गैंग को बहुत बुरा लगा। लेकिन रहमान यही नहीं रुका, रहमान को कंट्रोल चाहिए था। और जो मैंने आपको बताया कि लियारी नदी जो है वो लियारी को बेसिकली डिवाइड करती है। एक तरफ लियारी पूरा है और दूसरी तरफ जहानाबाद का इलाका है। लेकिन लियारी में एक जगह ऐसी है जहां कश्ती चौक के ऊपर, जहां से सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बसेस चला करती हैं, और यहाँ पर एक दफ्तर था सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का, और उसका जो सदर था वो नामजद करदा था हाजी लालू की जानिब से, जिसका नाम मेहरान बलोच था। मेहरान बलोच को एक तो सदर भी हाजी लालू ने बनाया था, और जो उस बस अड्डे से जो भत्ता था वो भी हाजी लालू के गैंग को जाता था। रहमान ने उस बस अड्डे के जो ये सदर था मेहरान बलोच, उसको ओहदे से बरतरफ किया। ठीक है। और वहां पर एक और ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद और फैजू को जो है उसने वहां पर जो है वो सदर बना दिया, और उसने कहा कि अब इस बस अड्डे से भत्ता जो है वो रहमान डकैत के पास आएगा। ये और ज्यादा बुरा लगा। ये जाहिर है एक ऐसी चीज थी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, और अब उन्हें जवाब देना जो है वो जरूरी हो गया था अरशद पप्पू के गैंग को, और उन्होंने इसका फिर जवाब भी दिया। और ये जवाब जो है वो इस तरह से दिया गया कि जो हाजी रहमान डकैत थे और उसके साथी जो हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो हमले शुरू हो गए लियारी के इलाके में। रहमान के ऊपर भी हमले हुए, रहमान उनमें बच भी गया। लेकिन फिर ये गैंग वॉर ऐसी शुरू हो गई कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हर दूसरे दिन जो है वो लियारी से जो है यही खबरें आती थी कि गैंग वॉर में 2 लोग मारे गए, 4 लोग मारे गए। ये एक ऐसा टाइम था जो इंतहाई हद तक जो है वो खौफनाक वक्त बन चुका था। अच्छा, इसी दौरान जो है जो रहमान है उसने एक और मर्डर भी किया, और ये मर्डर था अनवर भाईजान का। अनवर भाईजान भी लियारी की एक मशहूर समाजी शख्सियत थे, बलोच इत्तेहाद तहरीक के बानी भी थे, और एक ऐसी शख्सियत थे जो ये चाहते थे कि लियारी से जो है ये मनशियात, जुए और सट्टे का खात्मा हो।
इसके लिए वो मुख्तलिफ फोरम पे दरखास्तें दिया करते थे और ये दरखास्तें ज़ाहिर है रहमान के खिलाफ भी हुआ करती थी। तो दो बार, और साथ साथ जो अनवर भाईजान का एक मसला ये भी था कि अनवर भाईजान रहमान के लिए इसलिए नापसंदीदा तरीन शख्स थे कि वो अरशद पप्पू की बीवी के सगे मामू भी थे। अरशद पप्पू अब की रहमान ने अनवर भाईजान बीवी के सगे सगे मामू मामू थे। थे। ठीक है, ठीक है। अब रहमान को ने उनका जो वो इंतकाल के बाद ताजियत के लिए कहीं गए थे, वहां से निकले तो कलाकोट के इलाके में जो है मोटरसाइकिल सवारों ने अनवर भाईजान पर फायरिंग की और अनवर भाईजान जो है वो मारे जाते हैं। और अनवर भाईजान का मारा जाना जो है वो मजीद मुश्तिल करता है अरशद पप्पू के गैंग को, और जवाब में अरशद पप्पू भी जो है वो बदले में रहमान के चचा का ऑर्डर करता है। और ये बड़ा फिल्मी अंदाज का सीन है कि अरशद पप्पू रहमान के चचा को जो है अगवा करता है, और अगवा करने के बाद जो है वो उसको कॉल मिलाता है रहमान को, और कॉल करके उसे कहता है कि मैं तेरे चाचा को गोली मारने लगा, और रहमान को कॉल पर रखकर जो है वो अरशद उसके चाचा को जो है वो गोली मारता है। रहमान गोली की आवाज भी सुनता है, उसकी आखिरी चीख भी सुनता है, लेकिन ये चाचा वो सगा चाचा नहीं था। ये मैं वजाहत कर दूं, लोग समझते हैं कि शायद सगे चाचा को जो है वो गोली मारी थी, नहीं, ये दादल का फर्स्ट कजन था। दादल के 3 भाई और थे जो मैंने पहले बताया, ताज मोहम्मद उर्फ ताजू जो बाबू डकैत के हाथों मारा गया, शेर मोहम्मद एक था, और एक बेग मोहम्मद था, बेग मोहम्मद जो बाद में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये जो अरशद पप्पू के हाथों मारा गया था, ये फर्स्ट कजन था दाद मोहम्मद का, लेकिन रिश्ते में जाहिर है रहमान का चच्चा था। अच्छा, एक चीज जो है मैं मिस कर गया इसमें, वो मैं थोड़ा सा पीछे से आपको बताऊं। जब ये होता है कि फैज मोहम्मद और फैजू को जो है वो ट्रांसपोर्ट जो सिंध बलोचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन थी, उसका जब सदर बना देता है, और भत्ता भी जो है वो कह देता है कि अब रहमान को आना चाहिए, उस वक्त अरशद पप्पू वाले जो है वो एक एक्शन लेते हैं, और वो ये करते हैं कि एक रोज अरशद पप्पू के लोग कश्ती चौक पर आते हैं और सिंध बलोचिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के दफ्तर से मामा फैजू को एक आल्टो कार में डालकर अगवा करके ले जाते हैं। अच्छा, जब ये अगवा हो जाता है मामा फैजू, तो पुलिस जो है वो जाती है अरशद पप्पू के घर के ऊपर जहानाबाद में, और वहां से अरशद पप्पू के भांजे यानी उसकी बहन के बेटे को जो है वो और एक मुलाजिम को वो गिरफ्तार करके ले आती है, और उनके ऊपर मंशियात फरोशी का जो है वो पर्चा बना देती है। इसके ऊपर अरशद पप्पू को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो ये समझता है कि ये कार्रवाई भी पुलिस ने जो है वो रहमान के कहने पर ही की है। उस पर जो है वो फिर मामा फैजू के ऊपर बदतरीन तशद्दुद करते हैं, और बदतरीन तशद्दुद करने के बाद उसको कत्ल करते हैं, और उसकी लाश जो है वो कराची के इलाका लियारी के साथ ही मच्छर कॉलोनी है, मच्छर कॉलोनी में जो रेलवे पटरियां हैं उनके ऊपर वो जो है उसकी लाश फेंक देते हैं। अरशद पप्पू के हाथों जो मामा फैजू का कत्ल है ना, इसने लियारी की तारीख बदल दी। मामा फैजू उजैर बलोच का बाप था, उजैर बलोच जो रहमान डकैत के बाद लियारी गैंग का सरबराह बना। उजैर बलोच बेसिकली साइकिलिंग का, फुटबॉल को शौकीन था, वो इस तरह का नहीं था कि वो कोई आके जो है वो गैंग वैंग में शुरू में शामिल हो गया, लेकिन अपने बाप के मर्डर के बाद उसने रहमान डकैत को ज्वाइन किया, और इन लोगों के दरमियान आपस में रिश्तेदारी भी थी, और बड़ा जारे मिजाज भी था। और उसके बाद जो है उजैर बलोच ने बेसिकली एक तरह से गैंगस्टर की जिंदगी जो है उसकी, जिसका आगाज जो है वो उसके बाप के मर्डर से हुआ, और ये मर्डर जो है वो अरशद पप्पू के हाथों हुआ था। ये मैं छोटा सा मिस कर गया था, इसके लिए माजरत आपके व्यूअर से भी। तो कहानी को मैं चाह रहा था कि तसलसल रहे, लेकिन हमने एक जंप किया और जंप करके भी वापस आ गए हैं वहीं पर कि अनवर भाईजान का मर्डर हो जाता है। अनवर भाईजान के बाद जो है वो रहमान के चाचा को भी जो है वो कत्ल कर देता है अरशद पप्पू। ये कहानी जो है वो चलती रही, लेकिन ये वो दौर हुकूमत था जब मुशर्रफ जो है वो सदर थे। सिंध में एमक्यूएम जो है वो पावर शेयरिंग कर रही थी, और मुशर्रफ की हिमायती थी। अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला सिंध थे, और एमक्यूएम जो है वो सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी। और इससे सबसे बढ़कर जो है जो वजारत दाखिला थी सूबाई, वो एमक्यूएम के पास थी, और रऊफ सिद्दीकी वजीर दाखिला थे, सूबाई वजीर दाखिला। अब जब लियारी में एक तो दो बातें हुई कि लियारी में एक तो एमक्यूएम को स्पेस नहीं मिल रहा था, वह एमक्यूएम भी चाह रही थी कि लियारी में किस तरह से एंट्री दी जाए, और उसने अरशद पप्पू गैंग के कुछ लोग थे गफ्फार जिक्री टाइप, उनसे उसने राब्ते भी रखे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक दफ़ा लियारी में जो है वो अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए गया, तो जिक्री पाड़ा जो जिक्री मोहल्ला भी कहलाता है, गफ्फार जिक्री का इलाका, वहां मैंने जी अल्ताफ हुसैन और जी मुत्तहदा की चौकिंग भी देखी थी, जो बिल्कुल ये मेरे लिए जो वो चौंका देने वाली भी थी कि ये क्या, ये लियारी में अल्ताफ हुसैन की चौकिंग कहाँ से आ गई। खैर,
जो स्टोरी पे आवाज आते हैं, तो एमक्यूएम को स्पेस नहीं मिल रहा था लियारी में। और फिर लियारी से रोजाना जो मुख्तलिफ इस तरह की खबरें आ रही होती थी कि बत्ता लिया जाता था। बेसिकली जो लियारी के साथ का जो ओल्ड एरिया है कराची का, जो खारा दर मीठा दर, यहाँ पर जो है वो काफी यूं कह लें कि कारोबारी और तिजारती इलाका है। यहाँ पर जो दुकानदार थे उनसे बत्ता लिया जाता था, जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे बत्ता लिया जाता था। कराची पोर्ट करीब होने की वजह से जो ताजिर अपना सामान मंगवाते थे बाहर से, उनसे फी कंटेनर के हिसाब से भत्ता लिया जाता था। उसके अलावा किडनैपिंग फॉर रैंसम कराची में उन दिनों बहुत बढ़ा हुआ था। कराची के आए दिन खबर आती थी कि कराची के किसी ताजिर को अगवा कर लिया, कभी उस किसी के बच्चे को अगवा कर लिया, फिर तावान की अदायगी के बाद जो रिहाई अमल में आती थी। 90s और 2000 का जो ये पीरियड था, इसमें इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी। अब चूंकि वजारत दाखिला एमक्यूएम के पास थी, तो एमक्यूएम के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था कि उसे कंट्रोल करे। एमक्यूएम ने उस दौर में बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला रऊफ सिद्दीकी ने। उन्होंने ये किया कि उन्होंने लियारी टास्क फोर्स के नाम से एक पुलिस फोर्स बनाई, ठीक है। और उसका सरबराह मुकर्रर किया चौधरी असलम को। वही चौधरी अच्छा। असलम जिसका किरदार जो संजू बाबा कर रहे हैं, मैं वही संजय कहना दत्त कर रहे हैं धुरंधर में। संजू बाबा की एंट्री करवा दी आपने यानी कहानी में। जी, संजू बाबा की जो एंट्री हुई या चौधरी असलम की जो एंट्री हुई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो इसलिए इंटरेस्टिंग थी कि चौधरी असलम के ऊपर एमक्यूएम की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता था कि जो कराची का ऑपरेशन था, उसमें चौधरी असलम ने एमक्यूएम के दर्जनों कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया, जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया। और फिर सिर्फ चौधरी असलम को इसका सरबराह ही नहीं बनाया गया, लियारी टास्क फोर्स में 2 और ऐसे अफसरान शामिल किए गए जो एमक्यूएम मुखालिफ तस्वुर किए जाते थे। यानी एमक्यूएम ने लोहे से काटने की पॉलिसी अपनाई। इनमें एक था इरफान बहादुर, डीएसपी इरफान बहादुर। इरफान बहादुर के बाप इंस्पेक्टर बहादुर अली, इनके ऊपर भी एमक्यूएम के दर्जनों कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम था। और उसके बाद जो है बहादुर अली को भी कत्ल किया गया, और उसका इल्ज़ाम जो है वो एमक्यूएम के ऊपर आया। इसी तरह एक और ऑफिसर थे एएसपी उमर शाहिद हामिद। उमर शाहिद हामिद के वालिद शाहिद हामिद जो एमडी के ईएससी थे, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी एमक्यूएम के ऊपर था। और ये वही शाहिद हामिद हैं जिनके कत्ल के इल्ज़ाम में सौलत मिर्जा को जो है वो बाद में फांसी दी गई। तो चौधरी असलम, उमर शाहिद हामिद, इरफान बहादुर, ये 3 एमक्यूएम मुखालिफ लोग थे जिनके ऊपर जो है वो लियारी टास्क फोर्स बनाई गई। और भी लोग थे जिसमें इंस्पेक्टर बाउद्दीन बाबर थे, इंस्पेक्टर सरवर कमांडो थे, ये भी कराची ऑपरेशन में इनका भी किरदार रहा था। तो ये लियारी टास्क फोर्स जब बन गई, तो अब लियारी टास्क फोर्स को टास्क ये दिया गया था कि आपने लियारी से सफाया करना है, रहमान डकैत का, अरशद पप्पू का। और रहमान के लिए जो है उसने चौधरी ने कोशिशें शुरू कर दी कि रहमान की इस तरह से हाथ लग जाए। लेकिन बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लीजिए कि जब उसे ये इतला मिली कि रहमान कराची के से बिल्कुल जुड़े हुए हब बलूचिस्तान का एक सरहदी शहर है छोटा सा, और कराची के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप कराची से निकले तो हब शुरू हो जाता है। तो हब में उसे इतला मिली कि उसका ठिकाना है जिसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है, वहाँ रहमान मौजूद है। चौधरी जो है वो अपनी टीम के साथ एक रात वहाँ पहुँच जाता है रहमान की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन रहमान के लोग जो हैं वो पहले से अलर्ट हो, और पुलिस पार्टी के पहुंचते के साथ ही वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इस फायरिंग में जो है एक एसएचओ चाकीवाड़ा थे अरशद भट्ट, उन समेत 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उमर शाहिद हामिद जख्मी होते हैं, इरफान बहादुर जख्मी होते हैं, और पुलिस को नाकाम वापस लौटना पड़ता है अपने 4 साथियों की लाशों के हमला और जख्मियों के साथ। अब ये जो है ये बेसिकली चौधरी का जो एक पूरा वो था कैरियर था, उस पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया था। और अब इस दाग को मिटाना चाहता था चौधरी, और बहुत तिलमिला रहा था वो कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसे ज़ाहिर है एमक्यूएम की जानिब से भी और अफसरान की जानिब से भी सख्त बातें सुनने पड़ी थी। इसी दौरान जो है अभी ये जो व्हाइट हाउस वाला वाक़या है हब का, ये होता है। इसके बाद जो है रहमान का एक सौतेला भाई था रहीम। ठीक है। रहीम के ससुर से 2 पुलिस अफसरान राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी तुम रहीम को हमारे हवाले कर दो, ताकि हम उसे जो है उसकी गिरफ्तारी शो करके जो वो जेल भेज दें। कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी गुस्से में जो है उसे किसी पुलिस मुकाबले में मार दे। ये डील हुई है रहीम के साथ रहमान के लिए? नहीं, ये डील हो रही है रहीम को बचाने के नाम पर, रहीम के ससुर से हो रही है। रहीम के ससुर से हो रही है, पुलिस रहीम वाले को कर रहे बचाने। हैं ठीक है। हाँ कि रहीम हमारे हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो चौधरी रहमान के गुस्से में रहमान से बदला लेने के लिए जो है वो रहीम को ना मार दे। रहीम को ना मार दे। ससुर ठीक है। तो ससुर जो है वो रहीम को हवाले कर देता है उन 2 पुलिस अफसरान के। और दूसरे दिन खबर आती है कि रहीम जो है वो एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। ये खून का बदला खून था, और अरशद भट्ट के बदले में जो है वो रहीम को पुलिस मुकाबले में मारा गया। रहीम रहमान का जो है वो सौतेला भाई था।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो यानी रहीम की कस्टडी ली उसके ससुर से और इवेंचुअली उसका इनकाउंटर कर दिया। रहमान डकैत को तो ये चीज़ कोई ख़ास नहीं भाई होगी। रहमान डकैत का क्या रिएक्शन आया फिर? बिल जाहिर है ये चीज रहमान को किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगी, और सिर्फ 4 दिन ही हुए थे अभी जो व्हाइट हाउस वाला वाकया था हब में, जहां जो है वो पुलिस की टीम के ऊपर, लियारी टास्क फोर्स के चौधरी की टीम के ऊपर जो है रहमान ने अटैक किया, और उसमें जो 4 पुलिस वाले मारे गए थे। रहमान रहीम से बहुत प्यार भी करता था। यानी मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जब रहमान जो है वो जेल में था, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया जब वो सिटी कोर्ट से फरार हुआ था, तो वो जो 2.5 साल का अरसा जब उसने जेल में गुजारा था, तो उसके पीछे जो है वो रहीम का एक दफा पीएसएफ के कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों से, लड़कों से। तो उन्होंने रहीम को जो है वो उस पर फायरिंग की थी। 7 गोलियां रहीम को उस वक्त लगी थी, लेकिन रहीम बच गया था। रहमान ने वापस आने के बाद जो सबसे पहला बदला लिया था, वो उसी रहीम के ऊपर अटैक का बदला लिया था। और उसने जो वो पीएसएफ का लड़का था उसे उसने जाके लांडी के इलाके में कत्ल किया था। यानी वो रहीम से क्लोज था काफी। ये बात जाहिर है रहमान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ एक तरह से पुलिस थी पूरी, फोर्स थी पूरी, तो वो उस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और रहमान को चौधरी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, और रहमान जो है उसके हाथ नहीं लग रहा था। इस तमाम कहानी में 1 साल का मजीद वक्त गुजर गया। इस 1 साल के बाद जो है चौधरी को इत्तला मिलती है कि रहमान कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में छुपा हुआ है। हमारा एक कौमी इदारा, इंटेलिजेंस इदारा जो है वो और लियारी टास्क फोर्स की टीम जो है एक मुश्तरका कार्रवाई करते हैं और जाकर सैटेलाइट टाउन कोयटा से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको कराची ले आते हैं। अब जब कराची लेकर आते हैं तो उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की जाती रहमान की। रहमान को नामालूम मुकाम पर रखकर उसे तफ्तीश शुरू हो जाती है। इसी तफ्तीश के दौरान जो है कुछ वीडियोस वगैरह भी बनती हैं जो बाद में मेरे हाथ लगी हैं, और मैंने जब मैं जियो पर अपना प्रोग्राम करा था मैंने उसमें दिखाई भी वो वीडियो, जिसमें रहमान जो है वो अनवर भाईजान के कत्ल का बाकायदा किस्सा बता रहा है। उसमें बता रहा है कि वो क्यों उसने उसे कत्ल किया, वो अरशद पप्पू की वाइफ का सगा मामू था इसलिए हमने मारा, इस तरह की वो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी इसकी। जब रहमान को यहाँ लेकर आते हैं तो रहमान की गिरफ्तारी शो ना करने के खिलाफ जो है उसकी जो बीवी है वो सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा देती है, और उस पिटीशन में वो कहती है कि रहमान को डर है कि पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो शो करने का हुक्म दिया जाए। चौधरी इस पे ये करता है कि चौधरी जो है वो पुलिस ऑफिसर को बीच में डालता है, वो रहमान की बीवी से कहता है कि तुम पिटीशन वापस ले लो, हम जो है वो इसकी गिरफ्तारी शो कर देंगे। इधर ये डील बन रही होती है, और इसी दौरान जो है वो एक नया काम हो जाता है, और वो काम ये था कि जो चौधरी के बड़े खिलाफ जाता है वो ये होता है कि लियारी टास्क फोर्स जो है ये दावा करती है कि उसने कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक बहुत बड़ा नाम माशूक ब्रोही, उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया है। अच्छा, माशूक ब्रोही जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा नाम था। उसके सर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर लाखों रुपए की इनामी रकम थी। मेरा ख्याल है कोई शायद 25 लाख रुपए उसकी इनामी रकम थी उस दौर में उसके ऊपर। और कराची के जो ताजिर थे या जो उनके बच्चे थे उनको जिस तरह से रहमान और अरशद पप्पू वाले किडनैपिंग फॉर रैंसम किया करते थे, इस तरह से माशूक भी करता था, लेकिन माशूक ले जाके उन्हें हब में रखा करता था, और हब में रखकर जो है वो तावान तलब करता था, और फिर तावान की अदायगी के बाद जो है वो उन लोगों की बेचारों की रिहाई अमल में आती थी। लेकिन इसका उसका जो एक डर था माशूक का, वो इसलिए ज्यादा था कि वो कई मगवियों को जो है वो कत्ल भी कर चुका था। उसकी वजह से जो जिसके नाम के साथ माशूक का नाम आ जाए, लोगों की कोशिश होती थी कि तावान देकर जो है वो अपना प्यारा जो है वो बाजियाब करा लें। तो माशूक की जो गिरफ्तारी की खबर थी उस दौर की बहुत बड़ी खबर थी, और इसके ऊपर जो है उस वक्त के कराची पुलिस चीफ थे नियाज सिद्दीकी, उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहा गया कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। लेकिन अभी 2-3 दिन गुजरे थे कि मेरे पास जो है हमारे जियो हैदराबाद के एक नुमाइंदे की कॉल आई, हामिद शेख की, और उन्होंने मुझे कहा कि यार वो जो पुलिस कराची पुलिस ने जो माशूक ब्रोही के नाम पर जो बदला मारा है वो माशूक ब्रोही नहीं था, वो तो एक हारी था, रसूल बख्श ब्रोही और असलम ब्रोही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी, मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया था, क्या कह रहे हो यार, माशूक ब्रोही नहीं है वो? देखा नहीं, वो माशूक ब्रोही नहीं है। इसकी वालदा इस वक्त मेरे पास दफ्तर में मौजूद है जियो के हैदराबाद के, और ये कह रही है कि मेरे बेटे को पुलिस ने कराची में मार दिया। ये बहुत बड़ी खबर थी, और इसके ऊपर जब मैंने अपना प्रोग्राम भी किया जियो FIR, तो इसके ऊपर चौधरी इफ्तिखार जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इसका बाकायदा नोटिस लिया, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया, और इस इंक्वायरी को मार्क किया गया था। उस वक्त के एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे, वो बड़े ईमानदार थे, इस हवाले से उनका बड़ा एक नाम था न्यास खोसो, अब तो रिटायर हो गए, आजकल व्लॉग्स वगैरह वो राइटर बने हुए, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वो अपने याददाश्तें हैं। न्यास खोसो को इसकी जब इंक्वायरी दी गई तो न्यास खोसो ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबला किया है, मरने वाला माशूक ब्रोही नहीं था,
एक हारी था जिसका नाम जो है वो रसूल बख्श बरोई उर्फ असलम बरोई था। इसके ऊपर जो है और चौधरी असलम की गिरफ्तारी का हुक्म होता है और चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौधरी को जेल भेज दिया जाता है। मेरे चैनल पे इसके ऊपर बाकायदा एक पूरी स्टोरी भी मौजूद है चौधरी अरेस्ट के नाम से। जब ये चौधरी गिरफ्तार होकर जेल जाता है तो अब मुश्किल ये आ जाती है कि रहमान की गिरफ्तारी कौन शो करेगा। रहमान कस्टडी में है, डील हो गई है फैमिली के साथ कि रहमान की गिरफ्तारी शो करनी है, पिटीशन वापस ले ली गई है और रहमान गिरफ्तार होकर जेल चला गया। अब रहमान को जो है वो लियारी टास्क फोर्स जहां भी उन्होंने उसे रखा हुआ था वहां से इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, जो लियारी टास्क फोर्स में ही थे, कराची ऑपरेशन में उनका एक रोल भी था, उनके घर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये मेट्रोविल अच्छा। साइड के इलाके में एक जेर तामीर घर था, वहां उसे रहमान को शिफ्ट कर देते हैं और वहां शिफ्ट करने के बाद जो है 2 पुलिस एहलकार उसकी निगरानी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर तैनात भी कर दिए जाते हैं। लेकिन रहमान से जब डील हुई थी तो एक डील ये भी हुई थी कि रहमान को खाना जो है वो घर का दिया जाएगा और कपड़े भी वो घर से लाए हुए पहनेगा और उसके घर वालों की उससे फोन पर बात भी कराई जाएगी। ये बात कराई भी जाती थी। अब वो जो दोनों पुलिस एहलकार थे उन्हें तो बलोची नहीं आती थी, तो रहमान को जब अपने घर वालों से ये पता चला कि चौधरी गिरफ्तार होकर जेल चला गया है, अब नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी कैसे शो होगी, तो उस वक्त उसने अपने घर वालों के जरिए अपने गैंग को ये सिग्नल दिया कि अब मुझे यहाँ से निकालो, अभी एक ऐसा ना हो कि मुझे मार दिया जाए किसी वक्त। उस पर जो है वो जो खाना खाना जो रिसीव करते थे पुलिस एहलकार, और ये खाना कोई बहाउद्दीन बाबर के घर पर नहीं पहुंचाया जाता था। ये कराची का इलाका हॉक्स बे जो है बिल्कुल साहिल के करीब, वहाँ एक दुआ रेस्टोरेंट के करीब जो है वो एक एहलकार जो है वो रिसीव करता था और फिर वो जो है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ कि ताकुब ना हो रहा हो वो बहाउद्दीन बाबर के घर पहुंचता था। फिर उस एहलकार का बाकायदा ताकुब किया गया और ऐसा ताकुब के जिसके नतीजे में वो उस घर तक पहुंच गए जहां रहमान को रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 दिन वेट किया। उसके बाद उन्होंने सब्जी वाला बनकर 2 दिन तक उस घर की, उस गली की रेकी की। उन्होंने इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर की रूटीन चेक की और जब उन्हें ये पता चल गया कि बहाउद्दीन बाबर जो है वो सुबह होते ही जो वो निकल जाता है, तो तीसरे दिन जो है वो सुबह वो उस घर में घुस गए। उन्होंने दोनों पुलिस वालों को काबू किया और रहमान को वहां से लेकर जो है वो फरार हो गए। जाते जाते वो उन पुलिस एहलकारों के एसएमजीज तो अपने साथ नहीं लेके गए, सरकारी एसएमजीज, लेकिन उनके जो मैगजीन थे वो गोलियों से भरे हुए, वो अपने साथ वो जरूर ले गए थे। रहमान जब वापस वहां से निकल के गया है तो उस रोज जो है वो लियारी में एक जश्न मनाया गया और 2 दर्जन बकरे जो है वो उस दिन सदका किए गए थे रहमान के घर के ऊपर। और जब रहमान अब वापस आ गया था तो अब जाहिर है वो दोबारा से उसने खुद को मजबूत किया और फिर एक दफा जो वो गैंग वॉर ने उरूज पकड़ा। और इस टाइम चौधरी असलम इस टाइम जेल में ही है। चौधरी असलम इस वक्त जेल में है, ठीक है। और रहमान बाहर आ गया है। अब चूंकि इस सारी कार्रवाई में जो है वो एक हमारा इंटेलिजेंस इदारा भी शामिल था, तो उन्हें ये बात बहुत ज्यादा बुरी भी लगी और उस वक्त लियारी टास्क फोर्स के एक एक अफसर और एहलकार को उस इदारे की तफ्तीश से गुजरना पड़ा था। और बहाउद्दीन बाबर को तो फिर माशूक बरोही केस में जो जेल भी जाना पड़ा जिसमें वो था भी नहीं। तो इस हद तक इस तरह की सिचुएशन उस वक्त बन गई थी। रहमान के बाहर आने के बाद जो है ये 2006 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर जो है ये उस वक्त तक ये सब कुछ जो वो चलता रहा जब बाकायदा जो है वो एक कार्रवाई में, वो भी एक इदारे की कार्रवाई थी आईएसआई की और लियारी टास्क फोर्स सीआईडी की, जिसमें जो है वो लियारी के इलाके नयाबाद में एक फ्लैट से अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू को जब गिरफ्तार कर लिया तो ये भी एमक्यूएम का ही दौर था जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वजीर दाखिला बदल चुके थे। रऊफ सिद्दीकी वजीर दाखिला नहीं थे, वसीम अख्तर जो बाद में मेयर कराची भी बने वो मुशीर दाखिला थे। तो एक बड़ी भरपूर उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जी हमने अरशद पप्पू पकड़ लिया है, 60 से ज्यादा मुकदमात हैं, सर की कीमत भी मुकर्रर है, कत्ल अगवा, कत्ल अक़दाम है, कत्ल अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबला, पता है कौन कौन से 60 के करीब मुकदमात थे। अरशद पप्पू गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है और पीछे इकलौता डॉन बचता है लियारी का, रहमान डकैत। अच्छा, ये वो 2007, उसके बाद 2007 आ जाता है। 2007 वो साल था कि जब कराची में वो मुल्क में कौमी इंतखाबात की बातें शुरू हो गई थी और ये था कि अब बस वो जो है नवंबर दिसंबर में जो है गवर्नमेंट चली जाएगी और उसके बाद जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। बीबी जो है वो मुल्क वापस लौटना चाहती थी, बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दी का जिन पूरी तरह से बोतल से बाहर था और मुशर्रफ ने बीबी को भी कहा कि आप ना आए, लेकिन बीबी ने उनकी बात रद्द कर दी और बाकायदा एक डेट भी दे दी उन्होंने कि जनाब मैं 18 अक्टूबर को जो है मुल्क वापस आ जाऊंगी। अच्छा, इधर जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो लियारी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको वहाँ उसको जो है लियारी की ज़रूरत थी क्योंकि लियारी जो है वो हमेशा से पीपल्स पार्टी का ही एक तरह से
गढ़ समझा जाता था। वहां से जुल्फकार अली भुट्टो ने भी इलेक्शन लड़ा, वहां से बेनजीर भुट्टो ने भी इलेक्शन लड़ा, आखिरी इलेक्शन बिलावल भुट्टो ने भी वहां से लड़ा और वो हार भी गए थे पीटीआई के कैंडिडेट के सामने। लेकिन ये एक ऐसा इलाका था, अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी को रहमान की जरूरत थी और रहमान को जो है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, और दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को पूरी तरह से पूरा किया। और जब बीबी की आमद की बातें शुरू हुई तो लियारी में एक उसे जानिसारा ने बेनजीर भुट्टो के नाम से एक ग्रुप कह लें, एक तंजीम कह लें, वो बाकायदा तौर पर फॉर्म हुई और उसका ठीक है। अनअनाउंस जो सरबरा था वो रहमान था। और जब 18 अक्टूबर को हम्म, बीबी वापस आती हैं और बीबी जो है जब कराची एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो एक अवाम का ठाटने मारता समंदर था जो उन्हें का इस्तकबाल करने पहुंचा हुआ था। बीबी एयरपोर्ट से निकलती हैं, शार फैसल के रास्ते बिलावला हो जा रही होती हैं, बेपनाह रश होता है और सुस्तरवी से काफिला चल रहा होता है। इसी दौरान जो है वो कारसाज के मुकाम पर एक खुदकुश हमला होता है। पहला धमाका होता है, उसके कुछ देर के बाद दूसरा धमाका होता है। बीबी कंटेनर के अंदर होती हैं, बच जाती हैं खुशकिस्मती से। 180 लोग जो हैं इन बम धमाकों में वो शहीद हो जाते हैं, जाँ बाग हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो ये रहमान आगे आता है और रहमान ने अपनी सिक्योरिटी में बीबी को कंटेनर से निकाला और उस रात उसने उन्हें कारसाज से बिलावल हाउस पहुंचाया सेफली। तो ये पीपल्स पार्टी भी और भुट्टो खानदान भी जो है वो रहमान के एक तरह से एहसान के तले आ गया था इसके बाद। और उसके बाद जो है वो रहमान को बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिला। और जब तक बीबी की 28 दिसंबर 2007 को जब तक शहादत नहीं हो गई पिंडी में, उस वक्त तक जो है वो बीबी की सिक्योरिटी जो है वो जानिसारा ने बेनजीर भुट्टो ही संभाला करते थे। उस दिन जिस दिन ये वाकया हुआ है बीबी की शहादत का, उस दिन के लिए कहते हैं कि उन्हें सादकाबाद से वापस कर दिया गया था। और उस दिन सिक्योरिटी जो है वो जानिसारा ने बेनजीर भुट्टो की बीबी के साथ नहीं थी जिस दिन ये वाकया हुआ। अच्छा। इन शॉर्ट ये कि उस दिन जो है वो बीबी की जब शहादत हो जाती है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो 8 जनवरी 2008 को होने थे वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो 40 दिन के वक्त के गैप के बाद जो है वो 18 फरवरी को होते हैं। पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत जाती है और हुकूमत भी बना लेती है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत जो उसकी अब्दुल रहमान डरकेत की जो है जो लियारी में थी उसे भी दवाम मिलता है, वो मजीद मजबूत हो जाता है। तो ये थी रहमान की बेसिकली एक डॉन वाली जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना कि ताकत जो है वो इंसान का हम्म, दिमाग खराब कर देती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ। एक वक्त वो अच्छा। आ गया था कि रहमान ने पीपल्स पार्टी या पार्टी से मुतालिक जो फैसले हैं ना वो भी खुद लेना शुरू कर दिए थे। और जब वो इसके हाथों गिरफ्तार हुआ था लियारी में से वहां से कोयटा से चौधरी असलम के हाथों, उससे पहले जो है जो लियारी का एक इलेक्शन हुआ था, बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसने लियारी के टाउन नाजिम के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के सामने जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। अच्छा जी। और इस हद तक हुआ कि उसकी हिमायत से वो मलिक फैयाज जो रहमान का कैंडिडेट था वो जीत गया और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हार गया। लेकिन हम्म, उसका टर्म जो है 4 साल का होता था, वो 4 साल पूरे नहीं हुए थे अभी कि उससे जो है वो मलिक फैयाज भी बुरा लगने लगा। उसने एक मौके पे मलिक फैयाज से इस्तीफा मांग लिया और उसने सिर्फ मलिक फैयाज से इस्तीफा नहीं मांगा, उसने एक और टाउन नाजिम थे किमाड़ी के हुमायूं खान, उनसे भी इस्तीफा मांग लिया। किमाड़ी भी जो है लियारी के से तकरीबन जुड़ा हुआ ही है। और लेकिन हुमायूं खान ने इस्तीफा नहीं दिया। और हुमायूं खान इस्तीफा देते भी क्यों, वो रहमान के कैंडिडेट नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के टिकट पर जीत कर आए थे। किमाड़ी का इलाका जो है वो मिक्स है बहुत ज्यादा, वहाँ पे पंजाबी, पख्तून और बलोच तीनों ही किस्म की तीनों ही कौमें ज्यादा रहती हैं। वो वहां से मुस्लिम लीग के टिकट पर जीत कर आए थे। हुमायूं खान ने इसकी शिकायत जो है वो की एक ऐसी बलोचिस्तान की सियासी शख्सियत से जो बहुत ताकतवर सियासी शख्सियत थी। और उन दिनों जो है वो और आसिफ अली जरदारी बहुत क्लोज थे। और उस शख्सियत के कहने के ऊपर बलूचिस्तान के कई MNAs, MPAs और सेंटर्स ने उन दिनों पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। ओके। उस शख्सियत ने आसिफ अली जरदारी से शिकायत की और आसिफ अली जरदारी ने इस शिकायत को बहुत सीरियस लिया। और ये वो वक्त था जब रहमान की हिमायत से हाथ खींचे गए। पहले दफा 2009 का अरूज के पहले बाद। दफा 2000 जी 2008 में इलेक्शन हुए, 2009 में ये हुआ। और ये वो वक्त था जब एक तरह से चौधरी को भी जो है वो गो हेड मिला कि अब आपने रहमान के ऊपर काम करना है। वो चौधरी जो पीपल्स पार्टी के उरूज में आने के बाद रहमान की पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात देखकर चुप होके बैठा हुआ था, उसको अब दोबारा टास्क मिलता है कि अब आपने रहमान को गिरफ्तार करना है। फिर एक दिन जो है केटला मिलती है, कॉल ट्रेस होती है रहमान के एक साथी की, नज़ीर जदगाल की, जो अपने बच्चों से बात करते हुए बताता है
कि हम बस मंद के जो बलूचिस्तान का इलाका है मंद, वहाँ से बस कराची के लिए निकलने वाले हैं। और रहमान जो है वो अपने 4 साथियों के साथ जो है 3 साथियों के साथ ही 4 लोग थे। ये बलूचिस्तान से कराची आ रहा होता है तो 0 पॉइंट के ऊपर जो है उन्हें एक आर्मी की पिकेट नज़र आती है। ड्राइवर को ये देख कर कि जनाब आर्मी की पिकेट है, रहमान कहता है कि गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकती है। जब गाड़ी रुकती है तो सामने जो कैप्टन की वर्दी में जो शख्स खड़ा था वो इरफान बहादुर था और उसके पीछे से नमोदार हुआ चौधरी असलम। और यहाँ से जो है वो अगर वहाँ से बेसिकली जो है वो रहमान की गिरफ्तारी हो। डायरेक्टर कहता है कैमरा एक्शन और संजू बाबा आते हैं और संजू बाबा फिर बिल्कुल ऐसे संजू बाबा का एक रोल जो है वो इससे मिलता जुलता है। आप देखिएगा उसमें जो है मैंने नोटिस किया है कि जो यूं कह लीजिए कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से जो किसी हद तक फिल्माया भी हुआ। आप देखते हैं कि इसको किस तरह से वो पिक्चर में दिखाते हैं। और ये वो दिन था जिस दिन जो रहमान से मुतालिक फैसला हो गया। और फिर कराची के इलाके मलीर में लिंक रोड पर एक पुलिस मुकाबले की खबर आती है एक प्रेस रिलीज के जरिए। और वो प्रेस रिलीज ये कहती है कि एक गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, वो गाड़ी नहीं रुकी, उसने सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो 4 लोग मारे गए। और उनकी शनाख्त जो है वो रहमान डकैत, नज़ीर जदकाल, अकील इंग्लिश बूटवाला और औरंगजेब के नाम से हुई। और ये थी चौधरी असलम और रहमान डकैत की मोहब्बत भरी कहानी का अंजाम। मोहब्बत भरी कहानी जो कि आपने सुनाई और जो कि आपको ही सुनानी चाहिए और पाकिस्तान को सुनानी चाहिए क्योंकि भारत बैठा उधर से कहानी सुना रहा है। शुक्र है उस टाइम मैं इस कहानी के दरम्यान में सोच रहा था शुक्र है सीसीटी नहीं थी, नहीं तो रहमान डकैत को उन्होंने हाफ फ्राई या फुल फ्राई कर देना था। हो सकता है चौधरी असलम जाके उसके नेफे में पिस्तौल ना चला देते। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। ये चल मैं मजे की बात बताऊं, जो सीसीडी के इस वक्त ये एडिशनल आई की हैं सूरज जफर चट्ठा, ये भी इन दिनों जो है वो कराची में पोस्टेड रहे हैं जिस वक्त कराची में सब कुछ चल रहा था। अच्छा इंटरेस्टिंग। फिर तो ये उनसे भी सवालात करने चाहिए। ओवरऑल भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खूबसूरत आपने कहानी सुनाई। ऑनेस्टली मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी का पहला शो है जिसमें मैंने कोई हाई किया तो मैं चुप होने वाली चीज़ हूँ नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। इंटरेस्टिंग बस स्टोरी मैं बिल्ड करता रहा हूँ माइंड के अंदर और फिर मतलब मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो कहानी लग आपने नरेट बहुत प्यारी की है। डियरली होपिंग कि हमारे जो भारतीय काउंटर पार्ट्स है, जो भारतीय मीडिया या बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो भी उसको बेहतर तरीके से नरेट करें। लेकिन जैसे ही इन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब ने इससे पिछली मूवियाँ बनाई हैं, ये शेरशाह होगी और ये जिस तरह अभी रिसेंटली बाकी मूवीज़ आई हैं, तो लगता नहीं है कि इतनी सीधी स्टोरी सुनाएंगे। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को जोड़ेंगे, जैसे आपने भी कहा कि BLA से जोड़ देंगे उठा के, किसी और टेररिस्ट तंजीम से जोड़ देंगे। लेकिन excited to watch it. To all our Indian viewers, do let us know in the comment section as to what you think about the whole story now, movie आने से पहले, because movie आने के बाद भी आप लोग देखेंगे और अपने कमेंट में बताएंगे। Anything before conclusion, फ़हीम सिद्दीकी साहब, that you would like to add before heading out? मेरा ख्याल है कि बस यही आपके उनसे कहूँगा व्यूअर्स से भी कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये ज़्यादा मज़ा आपको देगी कि जब आप जो है वो हमारी ज़ुबानी सुने बजाय इसके कि उस स्क्रिप्ट को सुने जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ मिर्च मसाला भी होगा और बल्कि उसमें जो है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनी भी होगी। और जो आपके एक मशहूर वो यूट्यूबर हैं, क्या दुरे प्रॉठी है क्या राठौर क्या नाम है, के ऊपर जो है काफी क्रिटिसाइज किया है। तो हकीकत यही है कि जो चीज हकीकत है उसको जानने की कोशिश करें, और हकीकत यही है जो मैंने आपको बताई है। वो एक लोकल एरिया का डॉन था और मुझे ये लगता है बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच फ़हीम सिद्दीकी। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।